Good morning, students. Okay, so today we will continue our lecture from yesterday. कल हमने क्या पढ़ा था कि अब जैसे हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ है, ठीक है, प्रेजुडिसेस, हम हमारे ओपिनियन हम पहले किसी चीज़ के बारे में बना के रखते हैं, या हम किसी को अपने से इन्फीरियर समझते हैं, खुद से छोटा, खुद से कम समझते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग प्रेजुडिस हो जाते हैं लोगों के बारे में। स्टीरियोटाइप्स हम क्रिएट करते हैं, किसी को किसी फिक्स इमेज करते हैं किसी इंसान के बारे में, या किसी प्रॉपर कम्युनिटी के बारे में, किसी गर्ल के बारे में, अबाउट गर्ल्स हमेशा इस तरह होना चाहिए, बॉयज़ हमेशा इसी तरह होना चाहिए, या रूरल के लोग ऐसे हमेशा होते हैं, श्रीनगर के लोग, अर्बन के लोग हमेशा ऐसे रहते हैं। तो हम लोग स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं, तो ये सब हमने अच्छे से पढ़ा। एंड उसकी वजह से जब हम लोगों के दिमाग में पहले ही ये रहता है ना, ये प्री कंसीव्ड नोशंस हम रखते हैं इन आवर माइंड्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोगों से डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करने का कोशिश करते हैं, उनको खुद से अलग करते हैं। एंड देन द अदर वन वाज द इनइक्वालिटी विच इज़ द लास्ट वे। मतलब ये जो कुछ कुछ रीजन है ना, जिनसे हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी कि हम दूसरों को अपने बराबर इक्वल इन स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको हमारी जैसे नहीं मिलती है, एंड इक्वल इन रिस्पेक्ट, हम उनको इक्वल डिग्निटी विद आवर सेल्व्स नहीं देते हैं। तो इनइक्वालिटी के जो मैक्सिमम हम जो पढ़ते हैं ना, तीन में पढ़ते हैं। सोशल इनइक्वालिटी, जैसे समाजी सोशल में, जैसे कास्टिज्म है, तो कास्ट की वजह से हम दूसरे को अपने इक्वल नहीं समझते हैं। ये इस कास्ट, हमने जैसे कास्टिज्म पढ़ा था, कास्टिज्म मैंने आपको समझाया था कि कास्टिज्म कैसे आया इन द हिस्ट्री, इन द इंडियन सोसाइटी के। जैसे ऑक्यूपेशन था, हमने जो पढ़ा, जो ऑक्यूपेशन होता था वो क्या होता था, द ऑक्यूपेशन यूज टू बी द इट यूज टू बी द बाइंडेड विद अ पर्सन। जैसे कि कोई इंसान ऑक्यूपेशन कोई करता था, कोई काम करता था, तो उस काम में क्या होता था, उस काम में वो बंदे को, पूरी फैमिली को वही काम करना था, ठीक है, उसके बच्चे भी वही काम करेंगे, एंड वो उसके बच्चे भी वही काम करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज कि उस ऑक्यूपेशन से निकलने का, उस प्रोफेशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेरेंट है जो पोर्टर है, ठीक है, उसके बच्चे को भी पोर्टर ही बनना था, उसके बच्चे को भी, उसके बच्चे को, मतलब जनरेशन टू जनरेशन तक क्या आपको बनना था, पोर्टर, मतलब सारी जनरेशन को पोर्टर ही बनना था, ठीक है। उस ऑक्यूपेशन से आपको कभी निकलने का कोई ये नहीं होता था, चांस नहीं होता था। तो ये हमारी सोसाइटी में क्या क्रिएट करता है, सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। सोशल, हम लोग सोसाइटी के बेसिस पे खुद का, हम लोग सोशल स्टेटस के बेसिस पे एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फीरियर, एक दूसरे को लो रिस्पेक्ट, एक दूसरे को खुद से कम समझते हैं, तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो दैट इज़ द सोशल इनइक्वालिटी। देन कम्स द पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल में क्या होता है ना, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी में क्या होगा, जैसे हमारे पास वोटिंग है, ठीक है, वोट, राइट टू वोट है इंडिया में, हमने जैसे पढ़ा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ओके, हमने राइट टू वोट पढ़ा, एंड उसमें हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जैसे सबके पास ये वो वोटिंग का राइट नहीं होता, ठीक है, अगर हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता, तो ये क्या होता है, अडल्ट फ्रेंचाइज की, जैसे +18 ईयर्स के जो एज हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, दे कैन वोट, ओके। तो +18 ईयर्स एज, जो भी द अडल्ट ऑफ +18 ईयर्स एज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट, ओके, दैट वाज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो अगर हमारे यहाँ ये फ्रेंचाइज नहीं होता, राइट टू वोट नहीं होता, एंड एक वोट का, एक तो राइट टू वोट है, नहीं सबको राइट टू वोट है, एवरी person, every citizen of India can vote who is 18 years of age, be it a male or a female, be it a rich or a poor, be it a businessman or a teacher, be it a labor or a president, anybody, be it a governor or anybody on the in the India, anybody has the right to vote. And second, in the political inequality comes care, every vote has the same value. What it means that every vote, that one vote one value, every vote has the same value. That means if a person, अगर कोई भी इंसान जो क्या करता है, वोट देता है फॉर किसी इंसान को, किसी मिनिस्टर को, किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को, जो वोट हम करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वन वोट वन वैल्यू, वन वोट को वन ही वैल्यू होगा।
दैट मीन्स कि अगर एक रिच वोट करेगा तो उसका भी एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। एंड अगर पुअर वोट करेगा उसका भी सेम वैल्यू, अगर कोई टीचर वोट करेगा उसका भी सेम वैल्यू, अगर कोई बिजनेसमैन वोट करेगा उसका भी सेम वैल्यू है। यानी कि सारे जो भी वोट्स करते हैं इन इंडिया में, इन सब का क्या जो वोटिंग का जो वर्थ है, जो वैल्यू है हर एक इंसान की वोट का, वो एक के बराबर ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के वोट का दो के बराबर है, वैसा कोई कुछ नहीं होता। तो उसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी नहीं हो। अगर 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 हमारे यहाँ क्या हो, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी तब होगी जब राइट टू वोट के लिए एक स्पेसिफिक हम लोग क्या बनाते हैं, एक स्पेसिफिक मीन्स बनाते हैं। अगर हम राइट टू वोट होगा और वन वोट वन वैल्यू होगा तो इससे क्या रह जाती है, इससे हमारे यहाँ पे आ जाती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या आ जाती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। बट अगर ये चीज़ें नहीं हो, अगर राइट टू वोट मतलब हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता और वन वोट एंड वन वैल्यू नहीं हो, अगर ये दो चीज़ें ना हो, अगर अडल्ट फ्रेंचाइज एंड वन वोट वन वैल्यू नहीं हो, तो हमें क्या बनता है, तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो आता है। तो क्या आता है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। इफ़ देर इज़ नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड वन वोट वन वैल्यू ना हो तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। लेकिन अगर अगर हमारी जैसे कि हमने देखा कि हमारे यहाँ राइट टू वोट भी है और वन वोट वन वैल्यू भी है, तो हमारे क्या हम क्या है फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी है। और इसके बाद और भी डिसीजन मेकिंग जो इश्यूज है वो भी देखा जाता है। फिर है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हमारा जो इकोनॉमिक में उसमें क्या आता है, जैसे कोई रिच है कोई पुअर है, तो उसमें कैसे जैसे जैसे लेबर क्लास, जैसे लेबर से उनका उतना इनकम नहीं होता है, जैसे टीचर से ठीक ठाक इनकम होता है, बिजनेस मैन एक अच्छा एलीट क्लास माना जाता है। तो डिपेंड्स ऑन इनकम कि कौन कितना कमाता है, तो उस पर हम लोगों को क्या करते हैं, उस पर एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है इन द सोसाइटी। ओके, तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी कब होगी, अगर राइट टू वोट नहीं होगा। इफ़ नो, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी तब होगा अगर ये दो चीज़ें नहीं होगी। इफ़ नो राइट टू वोट एंड देयर वोंट बी वन वोट वन, अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी देन होगा पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। अगर ये दो चीज़ें होंगी तो क्या है, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अब आप देख सकते हो सोशल इनइक्वालिटी में क्या होता है, लाइक दे आर वर्किंग, दे आर लाइक डिफरेंट ड्रेसेड एंड इन वर्किंग क्लास देर एंड डिफरेंट। तो इससे क्या, किसी समाज में किसी एक को अलग करना, हम ये हमारी स्टेटस का नहीं है, तो उसे कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी। एंड दिस इज़ ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यू कैन से कि इनका अच्छा इनकम है, इनका लो इनकम है, तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्रिएट होता है। एंड यहाँ भी आप सोशल इनइक्वालिटी देख सकते हो, जैसे कास्टिज्म, या आप, मैं आपसे बड़ा हूँ आप मुझसे छोटे हो, या आप आई एम बेटर देन यू, तो सोशल इनइक्वालिटी। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था समीर एक और समीर दो के बारे में। तो दोनों का क्या था, रिलीजन डिफरेंट था। ओके, जो समीर एक था वो हिंदू था, जो समीर दो था वो मुस्लिम था। और जो दोनों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, ठीक है, जो अर्निंग दोनों का आता था ना, फैमिली जो भी चला रहे थे उनका डिफरेंट था। क्यों, क्योंकि जो समीर एक ना वो स्कूल जाता था, वो पढ़ता था, उसके पास क्लोथिंग भी था, फूड भी था, शेल्टर, एजुकेशन, सब चीज़ें उसके पास। लेकिन जो समीर होता वो पुअर था। क्यों, क्योंकि वो उस अगर वो पुअर नहीं होता तो वो क्या नहीं बनता, तो वो न्यूज़पेपर वेंडर नहीं बनता। इसीलिए उसने पढ़ा भी नहीं था। वो क्यों वो न्यूज़पेपर वेंडर था, बिकॉज उसके पास वो एफर्ड नहीं कर पाया, ना क्लोथिंग, ना फूड, ना एजुकेशन, ना शेल्टर, तो उसकी वजह से वो क्या गया, रह गया, पुअर रह गया। ओके, देन द अनदर जो भी डाइवर्सिटी हमारे, जैसे ट्राइबल कल्चर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि हमारे यहाँ कितना डाइवर्सिटी इन द इंडिया है, ठीक है। अब जो ट्राइबल्स होते हैं ना, उनका जो वो हमसे मतलब टोटली डिफरेंट होते हैं, बिकॉज उनका लिविंग है वो मैक्सिमम क्या होता है, जो फॉरेस्टेड ओरिएंटेड होता है, जो फॉरेस्ट से निकलते हैं ना चीज़ें वही लोग वो खाते हैं। तो उनका लिविंग भी डिफरेंट होता है, उनका फूड भी डिफरेंट होता है, रिलीजन भी रीजन यानी कि वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, वो लोग फॉरेस्ट की तरह मतलब उसी में सब कुछ खाते पीते हैं, रहते भी वही हैं, जीते भी वही हैं, ठीक है। दे लिव इन द फॉरेस्ट, दे डू एवरीथिंग इन द फॉरेस्ट, अराउंड द फॉरेस्ट, उससे वो निकलते नहीं हैं। तो वो हमारा ट्राइबल कल्चर है। ओके, तो दैट्स अवर ट्राइबल कल्चर। अब एक और है कि हमारी सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी है ना, जो मैंने जो आपको पढ़ा है कास्टिज्म मैंने पढ़ा है, तो जो कास्टिज्म है ना उसमें एक क्लास है, कौन सा क्लास है, जो क्या करता था, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करता था। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, जो भी सैनिटेशन का काम होता था ना, जो सैनिटेशन का काम होता था वो कौन करते थे, वो एक लोग करते थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोग करते थे। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, जब वो लोग वो काम करते थे ना, तो उसके
उनके बच्चों को, उनके आगे जनरेशन को भी वही काम करना पड़ता था। ओके, तो वो क्या हो जाते थे, वो बन गए अनटचेबल। क्यों? क्योंकि वो सैनिटेशन का काम करते थे, मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह जो भी होता था ब्राह्मण्स एंड अदर क्लास का, उनका वो क्लीनिंग करने का काम होता था। तो उनको नाम पड़ गया दलित, ठीक है। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या सोशल प्रेजुडिस होता था। डिस्क्रिमिनेशन ने उनको क्या, दलित का मतलब होता है ब्रोकन दम, ये सारे जो उनके साथ भेदभाव हुआ ना, इसकी वजह से, उनकी ऑक्यूपेशन की वजह से, उनके काम की वजह से, तो दे इट ब्रोक देम। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया ना, गवर्नमेंट ने उनको क्या, शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन दिया। शेड्यूल्ड कास्ट एक, गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन बनाई, एक क्लास बनाई, एक रिजर्वेशन बनाई इन द गवर्नमेंट्स। तो उनका नाम क्या रखा, शेड्यूल्ड कास्ट। जो किन को मिलती है वो दलित को मिलती है। जो शेड्यूल्ड कास्ट है ये किन के लिए बनाया गया, दलित के लिए बनाया गया। ओके, इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ना, दैट वाज द भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिसको बोलते हैं ना, जिसको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उन्होंने दलित्स के लिए बहुत काम किया और उन्होंने डिमांड की उनके लिए क्या, रिजर्वेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बी आर अम्बेडकर है ना, वो खुद भी एक दलित क्लास से ही थे। तो उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो क्या थे। तो जो बी आर अम्बेडकर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, महार एक कम्युनिटी मानी जाती थी बॉम्बे में। जैसे आपको पता है कि जब इंडिया अंडर ब्रिटिश था ना, तो तीन प्रेसिडेंसीज थी, मुंबई थी, मद्रास थी, एंड देयर वाज देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज। एक तो थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक तो थी द अनदर वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी, एंड द थर्ड वन द बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, जिसपे जहाँ पे मैक्सिमम जो ब्रिटिश का था ना, वहीं से वो सारा वाइस रॉयज, गवर्नर जनरल वहीं से सारा काम करते थे, ठीक है। तो कितनी प्रेसिडेंसीज थी, 3, बॉम्बे, बंगाल एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके, तो जो अब महार्स थे ना, ये बॉम्बे के एक क्लास था, ठीक है। बॉम्बे के ऐसे लोग थे जो वो काम करते थे, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या, उनको कोई लैंड नहीं होता था, उनके पास कोई लैंड नहीं होता था, वो पुअर होते थे। चिल्ड्रन हैज़ टू वर्क ऑफ, जो बच्चे थे उनको वही काम करना था जो पेरेंट्स करते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, एक इंसिडेंट होता है, किसके साथ होता है, बी आर अम्बेडकर के साथ। तो इंसिडेंट क्या होता है, हाँ, तो पहली बार उन्होंने कब ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ना, कास्ट बेस्ड, उन्होंने पहली बार कब ये फील किया, जब वो कितने साल के थे, ही वॉज जस्ट 9 years old, ही वॉज ओनली 9 years old, जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। हाँ, तो पहली बार कब उनके साथ वो हुआ, जब वो कितने साल के थे, 9 years के थे, ठीक है। तो वो अपने कजिन्स और ब्रदर्स के साथ जा रहे थे कोरेगांव, ठीक है। जो कोरेगांव एक जगह है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत वेट किया, किस चीज़ का वेट किया, उनको अपने पापा से मिलने जाना था, ठीक है। उन्होंने बहुत टाइम वेट किया, एंड कब 1 घंटा हो गया, ठीक है। उन्होंने स्टेशन मास्टर जो होता है ना, जो ट्रेन जो स्टेशन होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा। तो उन्होंने बोला कि अपना टिकट दिखाओ, स्टेशन मास्टर ने बोला अपना टिकट दिखाओ। तो उन्होंने टिकट दिखाया। तो उसने बोला कि आपको आपको कोरेगांव क्यों जाना है, ठीक है। उन्होंने उसको बोला कि हम लोग कोरेगांव जाना है, और हम लोग किसका वेट कर रहे हैं, अपने पापा का वेट कर रहे हैं, या कोई उसका सर्वेंट आएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, ठीक है। और हमें नहीं पता है कि कोरेगांव जाना कैसे है। तो उनको किधर जाना था, उनको जाना था, तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता है कोरेगांव जाना कैसे। तो ये अच्छे से, देवर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, ठीक है। एंड उसने उनके साथ अच्छे से बात की, बिकॉज उनको लगा नहीं कि ये अनटचेबल्स होंगे या दलित्स के बच्चे होंगे। तो उसको लगा था कि ये कहाँ किसके होंगे, ब्राह्मण चिल्ड्रन होंगे। एंड ही वॉज, अच्छे से उसने उनको बात की, क्योंकि जो जो ब्राह्मण हैं उनको हायर कास्ट माना जाता है इन द हिंदू सोसाइटी, ठीक है। तो उसने बोला कि उसने बोला कि आप कहाँ से हो। जब उसने बोला कि तुम लोग कहाँ से हो, आप लोग कौन हो, तो उसने बोला कि हम लोग महार से। किसने बोला, अम्बेडकर ने। जो महार है ना, वो कौन सी कम्युनिटी मानी जाती है, वो मानी जाती है, तो उसने बोला हम महार है। तो महार से क्या माना जाता है, अनटचेबल कम्युनिटी बॉम्बे में माना जाता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। एंड वो बहुत उसका जो सारा जो है ना, वो चेंज हो गया, उनको बात करने का तरीका, जिस तरह उस अभी तक उनसे अच्छे से बात कर रहा था, उनको पूछ रहा था आपको क्या करना है, नहीं जानना है। तो अभी तक अब उसको कौन सा फीलिंग आया, रिपल्ज, मतलब अब उनको उससे अब उसको उनसे बात करने का मन नहीं हो रहा था, ही वॉज रिपल्स विद देम। और उसके बाद वो चला गया अपने रूम में, ठीक है। और वो जो दोनों थे, ये
अब ये वहीं पे खड़े थे। 15 to 20 मिनट्स तक वो लोग वेट कर रहे थे। फाइनली अब जो सूरज भी डूब रहा था, मतलब शाम होने को हो रहा था, उनके पापा नहीं आए, ना ही उन्होंने किसी सर्वेंट को भेजा था। अब जो स्टेशन मास्टर है ना वो भी चले गए। अब ये लोग बहुत परेशान हुए। एंड इनको पहले तो ये बहुत खुश थे इस जर्नी के लिए, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बिकॉज अब उनसे कोई कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा था व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। सो दे वर वेरी सैड नाउ। तो आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर आता है और उनसे पूछता है कि अब हम क्या, वो कहता है कि अगर हम, बच्चे कहते हैं कि अब हम, अगर हम ब्लॉक कार्ड हायर करेंगे हम लोग कोरेगांव पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि वो ज़्यादा दूर वहाँ से नहीं था, तो बहुत सारे ब्लॉक कार्ड्स वहाँ पे थे, ठीक है। लेकिन कि जब वो सुनते थे ना कि वो अम्बेडकर वो बहुत बताता उनको कि मैं हम महार से, कोई उनको रेडी नहीं था लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनको क्या लगता था कि हम लोग गंदे हो जाएंगे इनकी वजह से, ठीक है। अगर हम लोग अनटचेबल क्लासेस को उठाएंगे तो हमारे जो कार्ड्स है वो गंदे हो जाएंगे। इवन के बच्चों ने बोला कि हम लोग क्या डबल फेयर, मतलब डबल आपको पे करेंगे फेयर। बट फिर भी पैसों की वजह से किसी ने उनको ये अपनी कार्ट में बिठा के नहीं ले गए। तो फाइनली क्या हुआ, जो जो स्टेशन मास्टर ना वो भी क्या, वो नेगोशिएट कर रहा था मतलब उनकी उनकी तरफ से, लेकिन फिर वो भी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। उनको भी समझ नहीं आ रहा था अब हम क्या करें। अब आप खुद सोचिए कि कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा उन बच्चों के लिए। वो जैसे बी आर अम्बेडकर था और उसके साथ कुछ उसके कज़न्स थे, एंड उनको सिर्फ एक जगह पे जाना था, जो कि स्टेशन मास्टर या जो ब्लैक कार्ट वाले थे उनको उनको उन्होंने उसको क्यों नहीं कार्ट में बिठा के ले गए, बिकॉज दे थॉट कि ये लोग गंदे हैं। एक इंसान जो अगर वो कोई काम करता है वो क्यों गंदा हो जाता है, मतलब काम तो हमें हर कोई करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई ऑफिसर होता है, कोई टीचर होता है, काम तो हर कोई करता है। बट कोई किसी काम की वजह से किसी इंसान को बोलना कि अब तुम गंदे हो, तुम्हारी वजह से हमारा कार्ड्स गंदा हो जाएगा, हमें आपसे बात नहीं करना है, उसकी वजह से हम गंदे हो जाएंगे। तो ये आप सोचिए ये कितना मुश्किल है, कितना डिफ़िकल्ट थिंग है। एंड इससे इंसान के सेल्फ इस्टीम को कितना धक्का लगता होगा, डिग्निटी पे कितना, इंसान की डिग्निटी को कितना एक एक झटका लगता होगा, एक ब्लो लगता होगा ऑन दैट, कि देखो हाउ द पीपल आर ट्रीटिंग देम। अब आपको अम्बेडकर के बारे में ना कुछ पढ़ना चाहिए यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसको ना बेस्ट लीडर ऑफ द दलित्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दलित्स के राइट्स के लिए बहुत काम किया है। वो कहाँ से पैदा हुए, महार कास्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जो कि अनटचेबल है। तो दे वेर पुअर, उनके पास कोई लैंड नहीं था, एंड उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता जो उनके पेरेंट्स करते थे। और वो वहाँ उन जगहों में रहते थे जो मेन विलेज से बहुत दूर हो, क्योंकि उनको मेन विलेज में आने की इजाज़त नहीं होती थी। अम्बेडकर पहला ऐसा पर्सन था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन उसकी कास्ट से जिसने क्या किया था, अपना कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट किया था। उसके बाद वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, फिर वो एक लॉयर बने थे। उसने दलित बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया कि आप अपने जो बच्चे हैं ना दलित को, उन्होंने दलित कम्युनिटीज़ को बहुत इंकरेज किया कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और कॉलेज भी भेज दीजिए। उसने दलित्स को ये भी बोला कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई करें, आपको ज़रूरत नहीं है इसी काम में रहने की, ताकि वो लोग ये जो कास्ट सिस्टम है ना उससे वो निकल सके। उन्होंने बहुत सारा काम किया, किस लिए, कि दलित्स को टेम्पल्स के लिए भी एंट्री मिले, क्योंकि उस टाइम टेम्पल्स को में भी दलित्स को एंट्री नहीं मिली। एंड उसके लेटर मतलब जो बी आर अम्बेडकर है ना, इन द लेटर लाइफ, जब वो लाइफ में आगे जो उसका आगे स्टेजेस थे, तो उन्होंने किस में कन्वर्ट किया, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया एज अ रिलीजन। एंड वो अपने सारे मेंबर्स को क्या करते हैं, इन सर्च फॉर रिलीजन, हाँ, तो उसने फाइनली कौन सा रिलीजन जो है ना एक्सेप्ट किया, बुद्धिज़्म, बिकॉज जो बुद्धिज़्म है ना वो सबको क्या इक्वल ट्रीट करता है। तो अम्बेडकर है ना उसका बिलीव है कि जो दलित्स है ना उनको लड़ना चाहिए कास्ट सिस्टम के साथ, और काम करना चाहिए किसकी तरफ, एक सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें रिस्पेक्ट हो, किन के लिए, न कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए, बट सब लोगों के लिए एक इक्वल रिस्पेक्ट हो।
ओके, तो अब हमने ये समझ आया कि हमारे यहाँ भी कितना इनइक्वालिटी रहा है एंड लोगों को भी कितना दिक्कत हुआ है, मतलब हाउ पीपल हैव फाउट विद द कास्ट सिस्टम, वी रेड ऑन दैट। तो हमें अब क्या करना चाहिए कि लोगों को किन किन को ज़रूरत है इक्वालिटी, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, कि सब लोग इक्वल हो जाए, हम लोग सब साथ में रहें, एक सोसाइटी हो जहाँ पे सब इक्वल हो। जैसे दलित का हमने पढ़ा कितना भेदभाव होता था, वुमेन के साथ भेदभाव होता था, क्योंकि बहुत जगहों पे वुमेन को भी एंट्री टेम्पल्स के लिए नहीं होती थी, उनको एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी। ट्राइबल्स के हमने बारे पर, ट्राइबल कल्चर जैसे उनके लिए जो ट्राइबल्स है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया गया। पीजेंट्स यानी कि जो मजदूर हुआ करते थे उनको कितना प्रॉब्लम होता था। फिर जैसे वुमेन एंड दलित को मैंने आपको बताया कि वुमेन एंड दलित को क्या डिस्क्रिमिनेशन, क्या भेदभाव होता था, उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं होती थी, उनको एजुकेशन का उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जाता था। एंड जो पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स हैं ना, वो क्या चाहते थे, मनी लेंडर के इस जंगल से बचना था। वो लोग थक चुके थे। जो मनी लेंडर होता था वो एक ऐसा बंदा होता था जो क्या जो हमेशा पैसे लेता था, जैसे कोई लोन लिया, कुछ पैसे लिए, तो उसकी वजह से जो मनी लेंडर, आपको कोई पैसों की ज़रूरत होती थी, तो पुराने ज़माने में कोई मनी लेंडर होता था, उससे पैसे लेते थे लोग। लेकिन जो वो था ना, वो मनी लेंडर, वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करता था फॉर दैट मनी, और वो कभी वो कर्जा इंसान से उतरता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। और जो बेचारे मजदूर थे वो लोग कभी वो पैसे चुका ही नहीं पाते थे, और ट्राइबल्स को भी बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, ऑपरेशन होता था। तो अब क्या हुआ, अब हमने बहुत देखा, हमने देखा हमारी सोसाइटी में कितना सारा प्रॉब्लम्स है, कितना सारा इनइक्वालिटीज़ है, कितना सारा डाइवर्सिटीज़ है। हमारे यहाँ पे ट्राइबल्स भी रहते हैं, वुमेन, हमने दलित्स को देखा, हमने कास्ट सिस्टम को देखा, हमने डाइवर्सिटीज़ को देखा, हमने स्टेट्स को देखा, हमने देखा कितना डिफरेंस है हमारी पूरी कंट्री के लोगों में, कंट्री के जो भी रीजन्स है, रिलीजन्स है, सब में बहुत डिफरेंस है। लेकिन फाइनली इंडिया ने क्या किया, फाइनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, एंड इट वर्क फॉर दैट, ठीक है। इसने क्या किया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1947 में बना, क्योंकि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो तब इंडिया ने क्या किया, तो 1947 में इंडिया के लीडर्स है ना, वो उन्होंने बोला, क्या बोला, कि जो हमारा विजन एंड गोल है वो क्या है, कि सारे लोग इंडिया के इक्वल हैं, क्या है, ऑल आर इक्वल। तो हमारा जो कंट्री का गोल है और जो विजन है, गोल एंड विजन ऑफ इंडिया इज़ ऑल आर इक्वल, क्या हम सब बराबर हैं, कोई ऊंची जात नीची जात नहीं है, कोई आपसे आपसे अच्छा, कोई आपसे सुपीरियर, कोई आपसे इन्फीरियर नहीं है, हम सब बराबर हैं। और क्या किया गया, जो अनटचेबिलिटी है ना, ये इंडिया में क्राइम, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि दलित्स को, जिसको छुआछूत बोलते हैं, ठीक है, मतलब जैसे अछूत लोग, इनसे आप इनका टच नहीं, आप इनको बैठाएंगे कार्ड पे तो आपका कार्ड गंदा हो जाएगा, आप इनके साथ चलेंगे तो आप गंदे हो जाओगे, तो उसे कहते हैं अनटचेबिलिटी, दूसरों से दूर हो, इनके साथ टच मत करो। तो इसको क्या किया गया, क्राइम, मतलब अगर अब आज के ज़माने में कोई ऐसा करेगा कि आप मेरी गाड़ी पर नहीं बैठ सकते हो, मैं आपको नहीं ले जाऊँगा क्योंकि आपकी वजह से मेरा कार्ड गंदा होगा, या आपकी वजह से मेरी गाड़ी गंदी होगी, तो ये क्या एक क्राइम है, इसको अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो उसको क्या जेल, इट्स ए क्राइम नाउ, ठीक है, ये एक जुर्म है इंडिया में अभी, और इसको लीगली अबॉलिश किया गया है इंडिया में, ओके। और जैसे वो जो होते थे ना कास्ट, हमने जो ऑक्यूपेशन के बेस पे बना था पूरा, तो उनको क्या किया गया, उनको बोला कि आप कोई भी काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग किया, सैनिटेशन किया, आपके बच्चों को भी वही करना है, नहीं, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दे कैन गो फॉर टीचर्स, दे कैन गो फॉर बिजनेस मैन, दे कैन डू एनी जॉब वो जो लाइफ में करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब सबके लिए ओपन है। एंड उसके ऊपर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो कुछ स्टेप्स ले, ताकि क्या हो, इक्वालिटी के लिए वो बहुत सारे स्टेप्स ले, ताकि क्या हो जाए, ताकि समाज में एक इक्वालिटी एग्जिस्ट करे। एंड इक्वालिटी होने के, अगर अगर तुमको एक इक्वालिटी चाहिए, अगर तुमको एक बराबरी सोसाइटी, तुम चाहते हो कि सारे लोग तुम्हारे बराबर हैं, हम सब साथ हैं, हमारे यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, ठीक है, हम सब इक्वल है, एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, टॉलरेंस दिखाते हैं, एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट करते हैं, डिग्निटी देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को रिस्पेक्ट करना है डाइवर्सिटी को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है, रिलीजन की, लैंग्वेज की, फूड्स की, ड्रेसेस की, क्या उसको रीजन्स की, बहुत डाइवर्सिटी है। और वो सब होगा जब हम सब डाइवर्सिटीज़ को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ओके, सबकी रिस्पेक्ट हमें करनी है, तभी जो हमारा समाज है, जो हमारा सोसाइटी, वो
इक्वल हो जाएगा। और जो है ना, लोगों को क्या है, इंडिया में आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह सब लोगों को आज़ादी देते हैं। किस चीज़ की आज़ादी देते हैं? रिलीजन की। आप कोई भी बिलीव, कोई भी मज़हब आप अपना लीजिए, स्पीक द लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। आपको किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी पे कोई ये लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही लैंग्वेज में बात करना है, आपको हिंदी ही बोलना है, आपको उर्दू ही बोलना है, आपको कश्मीरी ही बोलना है, ऐसा कुछ जो जिसको जो लैंग्वेज नेटिव लग आती है, जिसको जो लैंग्वेज बोलना है वो बोल सकता है। एंड हर कोई अपनी पसंद के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर सकता है। एंड एवरीबडी हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस। कोई अगर किसी को कोई बात करनी है, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, वो उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। और जो गवर्नमेंट है ना, वो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी, ठीक है। कोई रिलीजन जो है ना, उसको स्पेशल प्रिविलेज है, उसको उसको कोई स्पेशलिटी नहीं है। जैसा जो रिस्पेक्ट बुद्धिज़्म को मिलेगा वो मिलेगा सिखिज़्म को, वो भी क्रिश्चियनिटी को वही मिलेगा, जुडाइज़्म को भी इस्लाम को भी वही मिलेगा। सारे रिलीजन्स के यहाँ इक्वल है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। और इस वाली जो होता है ना, जिस गवर्नमेंट में सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाए, उसे कहते हैं सेक्युलर। क्या कहते हैं? सेक्युलर। तो अब आपने समझा, जो इंडिया है ना वो सेक्युलर है। क्या है? सेक्युलर है, क्योंकि यहाँ पे किसी रिलीजन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पे सारे रिलीजन्स इक्वल है। क्या है? सारे रिलीजन्स इक्वल है। तो सारे रिलीजन को यहाँ पर इक्वल रिस्पेक्ट है, ठीक है। एक और मीनिंग सेक्युलर का बोला जाता है कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो जो भी स्टेट होती है ना, वो रिलीजन में किसी के इंटरफेरेंस नहीं करती है, ओके। तो जब 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 स्टेट या गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इन द रिलीजन ऑफ अ पीपल, तो इसको हम बोलते हैं सेक्युलर। क्या बोलते हैं? सेक्युलर स्टेट। जहाँ पे सबको पूरा राइट है कि आप अपना रिलीजन क्या कर सकते हैं, फ्रीडम टू प्रैक्टिस जो भी आप उसके मतलब आपके रिलीजन में, जैसे किसी के नमाज है, किसी कुरान है, किसी के रिलीजन में है पूजा करना, किसी के रिलीजन में है वो जैसे हिम्स गाना, या जो भी है, जो जिसका जो प्रैक्टिस है वो आराम से इंडिया में कर सकता है और अपने रिलीजन को फॉलो भी कर सकता है। और उसके साथ कोई इस बेस पे कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। तो अब हमने ये समझा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूनिटी है ना, वो क्या है कि हमें सबको साथ रहना है। हम सबको साथ रहना, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। पूरे पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं जो अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग खाते हैं, अलग अलग उनका जो भी रीजन्स है, रिलीजन्स है, फेथ, सब कुछ डिफरेंट है एक दूसरे। लेकिन हम सब क्या करते हैं, सबकी एक दूसरे की हमें क्या इज्जत करनी है, तभी हम सब लोग साथ में रह सकते हैं, ओके। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूनिटी क्या है? अगर आपको सबके साथ रहना, जैसे आप घर में भी, या आप रिलेटिव्स आपके होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं, आप तभी साथ रह सकते हैं जब आप सबकी क्या इज्जत करोगे, जब आप क्लास में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप एक दूसरे के साथ, तभी आप रह पाएंगे, खाना खा सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप खेलेंगे एक दूसरे के साथ, तब जब आप एक दूसरे की क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। किसी को खुद से कम, किसी को खुद से बेटर, या मतलब अपने से किसी को अपने से कम नहीं समझेंगे, बल्कि सबको अपने बराबर समझेंगे। जैसे आप हैं वैसे दूसरे भी है, वैसे तीसरे, वैसे फोर्थ भी है। वैसे आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे भी आप ऐसा ही फील करेंगे कि जैसे मैं हूँ वैसे दूसरा बंदा भी, वैसे तीसरा बंदा भी है। वी आर ऑल इक्वल, वी लिव इन द सेम सोसाइटी, वी लिव इन द सेम कंट्री। एंड हम सब क्या करते हैं, हम एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। एंड जब हम एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही लॉ को फॉलो करते हैं ना, तो हम क्या हो जाते हैं, हम होते हैं इक्वल बिफोर लॉ। तो जब इक्वल बिफोर लॉ हो जाते हैं, तो अब क्या होता है, उसकी वजह से पूरे समाज में इक्वालिटी आ जाती है। तो हम सब इक्वल हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल है, हमारा स्टेटस इक्वल है। हम एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। क्या देंगे? इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। हम किसी की डिग्निटी नहीं छीनेंगे। जिसका जो डिग्निटी है, जैसे एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ लेबर, एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, जिसका जो भी डिग्निटी है, डिग्निटी मीन्स कि उनको उसके उसके उस जो भी एक इंसान एज अ पर्सन है, उसकी इज्जत हो, ठीक है, उसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले फॉर दैट वट एवर ही इज़, वो जो भी है, बट ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। वी आर ऑल इक्वल irrespective of our diversities, irrespective of our differences, irrespective of our changes, irrespective of our beliefs, okay. We are all equal. That's all for today. Thank you so much. Have a good day. We will meet you in the next lecture. Till then, take care.